व्योमकेश ने कहा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताता हूँ। शिवली के साथ आपका विवाह टूट गया और अनादि हल्दर खुद उसे शादी करना चाहता था। इसी वजह से, समझे? प्रभात कुछ देर अपने सीने में सिर दबाए रहा। फिर जब उसने मुंह उठाया तो उसकी नसें उभरी हुई थी। उसके दांतों में जो हिंसक भाव पहले देखा गया था अब बोलते समय स्पष्ट हो गया। उसने अवरुद्ध स्वर में कहा, हाँ, अनादि हल्दर शिवले के पिता को 5,000 रुपये देकर राजी कर चुका था। इतना कहकर वह रुक गया, चुप बैठा जैसे भीतर की आग उबल रही हो। व्योमकेश ने कहा, तो ठीक अनुमान लगाया था, लेकिन फिर आप केष्ट बाबू को क्यों मारने गए? क्रोध में प्रभात चौंकते हुए व्योमकेश की ओर देखने लगा। कहा, क्या? केष्ट बाबू की बात? मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। व्योमकेश ने संदेह और कठोरता भरी नजरों से प्रभात को घूरते हुए कहा, आपने केशदास को नहीं मारा? प्रभात ने कहा, नहीं व्योमकेश बाबू, केष्ट बाबू ने पिछले 8 महीनों में मुझसे 8,000 रुपये लिए थे। उसकी मौत की खबर सुनकर मैं खुश तो हुआ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। विश्वास कीजिए, अगर मैंने मारा होता आज मैं आपको झूठ नहीं बोलता। व्योमकेश का चेहरा धीरे धीरे प्रसन्न होने लगा। वो उदासी जो उसके मन को धुन की तरह घेर रही थी जैसे गायब हो गई। उन्होंने कहा, तो फिर केष्टदास को किसने मारा? मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभात ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन? प्रभात थोड़ी संकोच से बोला, 10-12 दिन पहले बंटुल सरदार मेरे पास आए थे। आप शायद बंटुल को नहीं जानते। अच्छी तरह जानता हूँ। तो आपका उनके साथ क्या संबंध था ये भी जानता हूँ। आगे बताइए। बंटुल मुझसे केष्ट बाबू के बारे में पूछने लगा। केष्ट बाबू कौन है, अनादि बाबू की मृत्यु के बारे में क्या जानता है, ये सब। मैंने बंटुल को सब कुछ बता दिया। फिर व्योमकेश हंस पड़े और बोले, ठीक है, अब मैं समझ गया। आपको ब्लैकमेल करके केशदास के पैसों की लालसा पूरी नहीं हुई। वो गया बंटुल को ब्लैकमेल करने। अति लालच में अपने हाथ ही अपने प्राणों को खो दिया। व्योमकेश ने आवाज़ लगाई, पुतीराम। पुतीराम अंदर की ओर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। व्योमकेश ने कहा, पुतीराम, 3 प्याली चाय होगी? पुतीराम ने कहा, जी हाँ। दूध नहीं है बाबू। व्योमकेश ने कहा, कोई बात नहीं, अदरक डालकर चाय बना दो। और कोयले की अंगीठी ठीक कर दिया क्या? ठीक है, अब उसमें आग लगा दो। पुतीराम बाहर चला गया। व्योमकेश ने कहा, प्रभात बाबू, आपकी माँ ननीबाला देवी को शायद कुछ नहीं पता। जी नहीं। प्रभात ने थोड़ी देर आश्चर्य और संकोच भरी नज़रों से व्योमकेश की ओर देखा और कहा, आपको सब कुछ पता चल गया व्योमकेश बाबू? व्योमकेश थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शायद पता चल गया, लेकिन कहा नहीं जा सकता। कुछ भूल चूक रह सकती है, जैसे केष्टदास की मौत में आपके जिम्मे डाल दिया था। मुझे समझना चाहिए था चाकू आपका हथियार नहीं था। मैंने कहा, व्योमकेश, सब कुछ समझकर भी क्यों नहीं बताते? मैं तो अभी भी कुछ नहीं समझा। व्योमकेश बोले, ठीक है, बताता हूँ कि अनादि हल्दर को किसने मारा। मैं पटना जाने से पहले ही समझ गया था, लेकिन तब सोचा था जब अनादि हल्दर की मौत के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी होनी चाहिए। लेकिन जब लौट कर देखा कि केष्टदास भी मारा गया तो अब चुप नहीं रह सकता। जो व्यक्ति हत्या करके अपने जीवन की सारी समस्याएं हल करना चाहता है उसे नियंत्रित करना ज़रूरी है। खैर, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं गलत था। प्रभात बाबू ने केशदास को नहीं मारा। इससे मुझे एक कठोर कर्तव्य से मुक्ति मिली। अब कहानी सुनो। प्रभात बाबू, अगर कहीं कोई भूल चूक हो तो आप बताएं। व्योमकेश ने अनादि हल्दर की कहानी सुनानी शुरू की। मैं हैरानी के साथ महसूस कर रहा था कि आज की स्थिति पूरी तरह नई थी। व्योमकेश हत्या करने वालों को दोस्त की तरह घर में बैठाकर हत्या की कहानी सुना रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अनादि हल्दर ने पिछले युद्ध के समय काला बाजार में बहुत पैसा कमाया था, शायद 1.5-2 लाख। प्रभात बाबू, आपने कितनी किताबें बांधी थी?
प्रभात बोला। 6 खंड थे, हर एक में 400 नोट थे, यानी कुल 2,40,000। ठीक है, मान लेते हैं अनादि हल्दर ने 1.5-2 लाख काला पैसा कमाया था। सवाल उठता है, ये पैसा वो कहाँ रखेगा? बैंक में तो नहीं रख सकता, इनकम टैक्स के शिकारी पकड़ लेंगे। अनादि हल्दर ने एक तरकीब सोची। अनादि हल्दर जितना चालाक था उतना ही सूक्ष्म दिमाग का भी मालिक था। आज तक इनकम टैक्स को चकमा देने के कई नुस्खे निकले हैं, मैं सब नहीं जानता, लेकिन जो तरीका अनादि हल्दर ने अपनाया वो बुरा नहीं था। पहले उसने सारे पैसे 100 रुपए के नोटों में बदलवा दिए और सब एक जगह पर नहीं रखे। कुछ कोलकाता में, कुछ दिल्ली में, कुछ पटना में रखा दिए ताकि किसी के मन में शक न हो। शायद पटना जाने का और भी कोई मकसद था। खैर, वहाँ उसने एक दफ्तरी की तलाश की और उसी दफ्तरी के पते पर प्रभात बाबू के घर पहुँचा। आप किताबें बुनने के काम पर बैठे थे। विदेश में पला बड़ा बंगाली हुआ करने के नाते प्रभात बाबू अनादि हल्दर को भा गए। वह ऐसे ही दफ्तरी की तलाश कर रहा था। उसने प्रभात को सच्चाई भी बता दी और ये भी कहा कि वह उसे पौष्य पुत्र यानी दत्तक पुत्र बनाना चाहता है। दत्तक पुत्र बनाने का कारण ये था कि इतना बड़ा रहस्य जानने के बाद प्रभात बाबू आंख बंद कर चुप न बैठेंगे, इसलिए उसे अपने पास रखने की तरकीब थी। प्रभात बाबू ने किताबें बांध दी। दत्तक पुत्र लेने का प्रस्ताव तय हो गया। अनादि हल्दर प्रभात और ननीबाला देवी को लेकर कोलकाता आया। नोटों की किताबें अन्य किताबों के बीच अलमारी में रख दी गई। स्टील की अलमारी जिसकी केवल एक चाबी थी अनादि हल्दर के कमर में, इसलिए कोई भी अलमारी खोलने का साहस नहीं कर सकता। और अगर किसी तरह कोई अलमारी खोल भी ले तो क्या देखेगा? कुछ किताबें जैसे महाभारत, रामायण आदि। नोटों की मात्रा बहुत कम थी। किताब खोलकर पन्नों की जांच करने का किसी के मन में विचार भी नहीं आएगा। इसके अलावा बाहरी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बैंक में भी कुछ 1,000 रुपए रखे गए थे। अनादि हल्दर के कोलकाता वाले घर में 2 और लोग थे, केष्टदास और नृपेन। नृपेन उसका सचिव था। अनादि हल्दर अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता था, इसीलिए व्यापार संभालने के लिए नृपेन को रखा और केष्टदास जबरदस्ती उसके कंधे पर बैठ गया। केष्टदास अनादि हल्दर का बचपन का मित्र था, अनादि की कई बुराइयों का परिचित और खुद भी उसके कई कुकृत्यों में सहभागी था। अनादि हल्दर ने 17-18 वर्ष की उम्र में अपने पिता पर ऐसे हमला किया कि अगले ही दिन पिता की मृत्यु हो गई। पितृहत्या का बीज अनादि हल्दर के रक्त में था। जीवन में पिता और पुत्र का संबंध मूलतः शत्रुतापूर्ण होता है। वही आदिम क्रूरता का बीज अनादि हल्दर के रक्त में था। पिता को मारकर वह गायब हो गया। परिजन कुकृत्यों के डर से इस घटना को दबाकर रख दिया। काफ़ी समय बाद अनादि हल्दर और केष्टदास फिर मिले। दोनों ने मिलकर एक मारवाड़ी के घर डकैती की योजना बनाई। अनादि ने मारवाड़ी को मार डाला और नकदी लेकर भाग गया, जबकि केष्टदास को डकैती में कुछ हाथ नहीं लगा। अब 20 साल बाद अनादि हल्दर और केशदास की फिर कहानी। उस समय अनादि बौ बाजार में घर लेकर बस गया। केष्टदास ने उसे धमकी दी, तुमने हत्या की है, अगर मुझे भरण पोषण नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मजबूर होकर अनादि ने केष्टदास को भरण पोषण देना शुरू किया। इसी बीच अनादि हल्दर के 2 भतीजे निमाई और निताई खबर पाते हैं कि बूढ़ा बहुत सारा पैसा लेकर कोलकाता आ गया है। वे अनादि के पास आने जाने लगे। अनादि चालाक था। उसने कुछ समय उनकी मंशा समझकर उन्हें खेलते रखा और फिर एक दिन उन्हें भगा दिया। निमाई और निताई ने देखा कि बूढ़े की संपत्ति खतरे में है। उन्होंने पौष्यपुत्र को डराकर भगा देने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। गोरखा दरबान को देखकर उन्होंने प्रभात बाबू के दुकान में जाना बंद कर दिया, लेकिन इतना पैसा देखकर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। कहीं न कहीं रास्ता न पाकर उन्होंने अनादि हल्दर के घर के सामने होटल में कमरे ले लिए और 24 घंटे घर पर नज़र रखने लगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन जब इंसान किसी और रास्ता नहीं पाता तो कुछ न कुछ कर मन को ठंडा रखता है।
निमाई और निताई बारी बारी से होटल आते और दूरबीन लगाकर खिड़की पर बैठकर देखते। अजीत, तुम्हें याद है ननी बाला जब पहली बार आई थी उन्होंने कहा था कि हमेशा कोई अदृश्य नेत्र उन्हें देख रहा है। वह अदृश्य नेत्र निमाई निताई का था। वैसे दिन बीत रहे थे। अनादि हल्दर ने ज़मीन खरीदी और घर बना लिया। उसने प्रभात बाबू को पोष्यपुत्र लेने का आश्वासन देकर कोलकाता बुलाया। पहले समय में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे 5,000 रुपये देकर दुकान संभालने का काम सौंपा। फिर अटॉर्नी के पास जाकर पोष्यपुत्र लेने के नियम कानून सीखे, लेकिन नियमों की परवाह करने में अनादि हल्दर का ज़्यादा मन नहीं था, इसलिए उसने पढ़ाई में देर की। प्रभात बाबू अपनी दुकान के साथ निश्चिंत थे। ननी बाला देवी को नहीं पता था कि दत्तक पुत्र लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए इस बारे में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। फिर एक घटना हुई। प्रभात बाबू शिवली मजूमदार को देखकर और उसकी गायकी सुनकर मोहित हो गए। वो शिवली के घर जाने लगे। दया लहरी मजूमदार, एक समझदार व्यक्ति, ने जांच पड़ताल कर जाना कि प्रभात बाबू संपन्न परिवार का पौष्यपुत्र है। उसे प्रभात बाबू के साथ अपनी बेटी की शादी देने में कोई आपत्ति नहीं हुई। दया लहरी मजूमदार चालाक नहीं था। उसने सोचा कि अगर गुपचुप तरीके से बेटी की शादी हो जाए तो क्या बुरा होगा। प्रभात बाबू ने ननीबाला देवी को शिवली के बारे में बताया। ननीबाला ने अनादि हल्दर को सूचना दी। प्रभात बाबू की शादी करने में अनादि हल्दर को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कहा कि लड़की देख लूँ, पसंद आए तो शादी हो जाएगी। तब तक अनादि हल्दर के मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी। वह केवल शिष्टाचार निभा रहा था। लेकिन शिवली को देखकर उसका दिमाग हिल गया। मानव स्वभाव में जितनी बुराइयां हो सकती है वो सभी अनादि हल्दर में थी। उसने तय कर लिया कि शिवली को वह स्वयं ही शादी करेगा। घर लौटकर उसने कहा कि लड़की पसंद नहीं आई। फिर चुपचाप उसने खुद चालाकी शुरू कर दी। दया लहरी मजूमदार ने देखा कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने समझदारी से हमला किया। उसने अनादि हल्दर से कहा, तुम बूढ़े हो, तुम्हारे साथ लड़की की शादी क्यों करूं? लेकिन अगर तुम 10,000 रुपये दोगे। इस प्रकार कुछ दिन दाम भाव चलता रहा। फिर सौदा हुआ। अनादि हल्दर 5,000 रुपये हैंड नोट के रूप में देगा। शादी के बाद हैंड नोट फाड़ दिए जाएंगे। शादी की व्यवस्था पक्की करने के बाद अनादि हल्दर सोचने लगा कि प्रभात बाबू को कैसे हटाया जाए। दत्तक पुत्र लेने में उसकी रुचि कभी ज़्यादा नहीं थी। अब तो उसके लिए प्रभात बाबू को घर में रखना असंभव था। उसने प्रभात बाबू के प्रति व्यवहार कठोर कर दिया। अचानक वो उन्हें निकाल भी नहीं पाया। अगर प्रभात बाबू किताबों में बंधे नोटों की बात पुलिस को बता देते तो अनादि हल्दर को इनकम टैक्स धोखाधड़ी के अपराध में जेल जाना पड़ता। प्रभात बाबू अंदर की बातें कुछ भी नहीं जानते थे। संबंध टूटने के कारण वे बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने तय किया कि अनादि हल्दर की मर्जी के बिना शिवली से शादी करेंगे। जो होना है वही होगा। वे दया लहरी के घर गए। दया लहरी ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया और बताया कि शिवली की शादी अनादि हल्दर के साथ तय हो गई है। इतना कहकर व्योमकेश रुक गए। टीन से सिगरेट निकालते हुए बोले, यही है अनादि हल्दर की मौत की पृष्ठभूमि। इसमें थोड़ा बहुत अनुमान है, लेकिन गलती शायद नहीं है। प्रभात बाबू क्या कहते हैं? प्रभात बोले, गलत नहीं, कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कोई गलती नहीं है। पुतीराम चाय लेकर अंदर आए। तीनों चुपचाप बैठे अदरक और इलायची वाली चाय का स्वाद लिया। रात लगभग खत्म हो रही थी। व्योमकेश ने सिगरेट पकड़ते हुए फिर बोलना शुरू किया। जब ननीबाला देवी पहली बार मेरे पास आई तब मैंने पूरी बात उल्टे दृष्टिकोण से देखी। सवाल यही था कि क्या प्रभात बाबू के जीवन में कोई खतरा है। ननीबाला ने जो कहा उससे मुझे डरने की कोई वजह नहीं दिखी। फिर भी कहा नहीं जा सकता। समय कठिन था और लोगों के मन से हत्या के प्रति संकोच हट गया था। एक आदिम जंगली मानसिकता ने हमें घेरे रखा था। इसलिए मैं परित्याग करने निकला। प्रभात बाबू को देखा। निमाई, निताई, अनादि हल्दर, नृपेन, केशदास सभी को देखा। ननीबाला फिर आई। उन्हें बताया कि प्रभात बाबू को मारकर किसी का भी लाभ नहीं है, बल्कि अनादि हल्दर को मारकर लाभ है। फिर काली पूजा की रात वास्तव में अनादि हल्दर
मारा गया। अंतिम रात को केष्टदास आए और मुझे ले गए। सभी का विश्वास था कि केष्टदास ने हत्या की, लेकिन मैंने सब कुछ देखकर समझा कि यह राग के आवेग में हत्या नहीं थी, बल्कि योजना बनाकर की थी। केष्टदास ने हत्या की होती तो वह हत्या से पहले अनादि हलदर से झगड़ा करता। इसके अलावा जितना भी झगड़ा हो, वह व्यक्ति जो स्वर्ण डिंब उत्पन्न करता हो को मारने वाला मूर्ख केष्टदास नहीं है। फिर भी एक बात है, यदि केष्टदास अनादि हलदर को मारकर एक साथ मोटी रकम हासिल कर सकता तो वह हत्या कर सकता था। लेकिन ये तर्क घर के अन्य लोगों पर भी लागू होता है। इस तर्क को मानने पर स्वीकार करना पड़ेगा कि अनादि हलदर के घर में बहुत नकद पैसा था। अगर अनादि हलदर के घर में बड़ी रकम रखी जाती तो वह स्टील की अलमारी में रखता। अलमारी की चाबी हमेशा उसकी कमर पर रहती। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ कुछ रुपए मिले। क्या इतना कम पैसा रखने के लिए उसने स्टील की अलमारी ली थी? अलमारी में पैसा तो नहीं मिला, पर किताबों की शेल्फ से कुछ किताबें गायब थी। बाकी जो किताबें थी वे रामायण महाभारत जैसी साधारण ग्रंथ थी। सवाल उठता है, क्या स्टील की अलमारी में ऐसी सामान्य धार्मिक किताबें रखने का कोई मतलब है? अलमारी में बैंक के चेक मिले, जिनसे पता चला कि बैंक से जो राशि निकाली गई थी उसकी तुलना में अनादि हलदर ने अपने नए घर के कॉन्ट्रैक्टर गुरुदत्त सिंह को ज़्यादा पैसे दिए थे। बाकी पैसा कहाँ गया? निश्चित है कि अनादि हलदर काला पैसा कमाता था और उसे अलमारी में रखा था। अब जब अलमारी में पैसा नहीं है तो उसी को कत्ल करने वाला व्यक्ति ले गया होगा। यानी हत्या का मोटिव मिल गया, पर हत्यारा कौन है और वो घर में कैसे घुसा? मरते समय अनादि हलदर घर में अकेला था और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अनादि हलदर बालकनी पर खड़ा था। श्रीकांत होटल की खिड़की से उसे आसानी से गोली मारी जा सकती थी, पर उसकी अलमारी से पैसे नहीं निकाले जा सकते थे। इसलिए श्रीकांत होटल से मारने का कोई लाभ नहीं है। जब निमाई निताई वकील लेकर आए और दावा किया कि वह अनादि हलदर के वारिस है और कहा गया कि प्रभात बाबू कानूनी तौर पर पुष्य पुत्र नहीं हैं, तो एक और मोटिव मिल गया। अगर अनादि हलदर को उसके पुष्य पुत्र होने की आधिकारिक पुष्टि से पहले किसी तरह हटा दिया जाए तो सारी संपत्ति भतीजों के नाम हो जाएगी। अनादि हलदर जाहिर तौर पर वसीयत नहीं करेगा। इस देश के अनपढ़ और अर्धशिक्षित लोग वसीयत नहीं करते। निमाई निताई के पक्ष में बूढ़े के गंगा यात्रा का प्रबंध कराना असंभव भी नहीं है। अब उनके कामकाज को देखें। हत्या से लगभग 6 महीने पहले उन्होंने श्रीकांत होटल का कमरा किराए पर लिया था और नियमित वहां आते जाते रहे। होटल के कर्मचारियों के साथ उनकी पहचान भी हो चुकी थी। जो लोग बूढ़े को मारने की साजिश रच रहे थे, क्या उनके लिए इतनी खुली हरकत करना स्वाभाविक है? मैंने पहले कहा ही था, यह योजनाबद्ध हत्या थी। हत्यारे ने तय किया था कि काली पूजा की रात हत्या करेगा, ताकि पटाखों की आवाज़ में बंदूक की आवाज़ दब जाए। यदि ऐसा ही होना था तो 6 महीने पहले कमरे किराए पर लेने का क्या मतलब? और फिर काली पूजा की रात बूढ़ा ज़रूर बालकनी पर खड़ा होगा, इसकी क्या गारंटी थी? इस तरह अनिश्चित बातों पर कोई योजना नहीं बनाता। साथ ही गोली ने अनादि हलदर के शरीर को भेद लिया, फिर भी गोली बालकनी में नहीं मिली, ये भी सोचना चाहिए। इसलिए ये धारणा कि श्रीकांत होटल की खिड़की से निमाई निताई ने बूढ़े को मारा टिकाऊ नहीं है। जो भी मारे उसने मकान के अंदर से मारा होगा। अब देखिए, क्या मकान के भीतर से मारना संभव है? मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर घर के पिछवाड़े छत पर जाने वाला दरवाज़ा खुला रहता था। अनादि हलदर सोने से पहले स्वयं उसे बंद कर देता था। दरवाजे की चिटकनी बहुत मजबूत नहीं थी। 2-3 बार दरवाज़ा हिलाने पर चिटकनी खुल सकती थी। मान लिया जाए कि उस रात करीब 11 बजे कोई चुपके से अनादि हलदर के नए घर में दाखिल हो गया। नए घर की पहली मंजिल तक छत बन चुकी थी। किनारों पर परतें मौजूद थी। हत्यारे ने छत से एक लंबी तख्ती ली और दोनों घरों के बीच पुल बना दिया। फिर उस पुल से पुरानी मकान की ओर जाकर पहुंच गया। छत का दरवाज़ा खुले रखने की शर्त थी, क्योंकि अनादि हलदर तब तक अभी सोने नहीं गया था। दिख रहा है, एक चालाक व्यक्ति के लिए घर में प्रवेश करना कठिन काम नहीं है। लेकिन वह चालाक व्यक्ति कौन है? निमाई निताई नहीं,
क्योंकि उन्हें अलमारी में बहुत काला पैसा होने की बात पता नहीं हो सकती। ये केवल घर के लोग ही जान सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। घर में 4 लोग हैं, ननीबाला, केशदास, नृपेन और प्रभात बाबू। इनमें से किसी ने अनादि हलदर की हत्या की है। अगर कहो कि निमाई निताई घर में घुसकर हत्या कर गए और अलमारी से सामान ले रहे हैं, तो सवाल उठता है उन्होंने सुबह 7 बजे घर पर कब्जा करने की जल्दी क्यों की। चुपचाप बैठकर रहने में तो उनका स्वाभाविक लाभ था। अदालत के माध्यम से उन्हें समय पर कब्जा मिल ही जाता। से घर के 4 लोगों में से जो भी बाहर था, लेकिन किसी का पक्का अलीबाई नहीं है। ननीबाला को बाहर माना जा सकता है, लेकिन वो भारी कद की महिला है, उन्हें चालाक कहा नहीं जा सकता। तख्ती के ऊपर से गली पार करना उनके लिए संभव नहीं था। बाकी बचे केशदास, प्रभात बाबू और नृपेन। शुरुआत में सबसे अधिक संदेह नृपेन पर जाता है, क्योंकि उसके चाल चलन बहुत संदिग्ध थे। अलमारी में बहुत पैसा होने की बात उसके लिए सबसे अधिक ज्ञात हो सकती थी, क्योंकि वह अनादि हलदर का सचिव था और पैसों का हिसाब रखता था। लेकिन जब पता चला कि उसने अलमारी की चाबी बनवाई थी तो उसे भी छोड़ना पड़ा। अगर उसका उद्देश्य अनादि हलदर को मारना होता तो वो चाबी बनवाने क्यों जाता? अनादि हलदर की कमर में ही तो चाबी है। सोचो, नृपेन की फितरत चोर जैसी है। उसने चाबी बनवाई थी, माने जब अनादि हलदर घर पर नहीं होगा तो अलमारी खोलकर 2-4 रुपए निकाल लेगा। लेकिन शायद उसे ऐसा मौका न मिला। चाबी वह अपनी मेज़ की दराज में रखता था। उस रात सिनेमा से लौटकर जब उसने देखा कि अनादि हलदर की हत्या हो गई है, तो चाबी का ख्याल उसे बिल्कुल भूल गया। फिर मैंने अनादि हलदर की कमर से चाबी निकालकर सबको दिखाई। तब नृपेन को याद आया, ओहो, पुलिस अगर उसकी दराज में चाबी पाती तो उसे ही हत्यारा मानकर पकड़ लेती। वह किसी भी तरीके से चाबी को मिटाने की कोशिश करने लगा और हाँ, आखिरकार एक मौके पर चाबी खिड़की से गली में फेंक दी। मैंने वो चाबी सुबह गली से उठा ली थी, तभी समझ गया कि नृपेन ने हत्या नहीं की। उसके बाद मेरे मित्र रमेश मलिक का पत्र आया और सब कुछ साफ हो गया। नृपेन चोर ज़रूर है, पर किसी को मारने की हिम्मत उसमें नहीं है। बाकी बचे हैं केशदास और प्रभात बाबू। उस दिन शाम को केशदास यहाँ आया था। रात में उसे शराब पिलाकर मैंने अनादि हलदर की पुरानी बातें बताई। केशदास ने भी उस दिन मुझसे एक बात जान ली। बातचीत में मैंने कहा कि प्रभात बाबू दफ्तर के काम जानते हैं। ये बात उससे पहले मालूम नहीं थी। खैर, उसके बाद कुछ दिन कटे। देखा कि नृपेन और केशदास पुराने घर में ही रहे। अगर उन्होंने पैसे लेकर भागे होते तो पुराना घर वैसे ही क्यों पड़ा रहता? उनके पास जाने के लिए बहुत सा बहाना था। अनादि हलदर के मरने के बाद वहाँ उनका ठहरना अब अनुचित था। पैसे तो उन्होंने बैंक में नहीं रखे होंगे, किसी और के हवाले भी नहीं दिए होंगे, तो फिर पैसे कहाँ रखे होंगे? कोलकाता में उनका कोई दूसरा ठिकाना नहीं जहाँ वे पैसे छिपा सके। पर प्रभात बाबू के पास एक ठिकाना है, दुकान। अगर उसने हत्या करके पैसे वहाँ छुपा रखे हो तो छिपाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दुकान, किताबों की दुकान। जैसे बिजली चमकी, सारे मामले मेरी आंखों के सामने चमकने लगे। प्रभात बाबू पटना में हिसाब की किताब नहीं बांधे थे, उन्होंने 100 रुपए के नोट ही बांधे थे। अनादि हलदर ने अपनी बंधी पुस्तकों को रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों के बीच अलमारी में रख दिया था। प्रभात बाबू ने अनादि हलदर को मारने के बाद उसकी कमर से चाबी ले ली, अलमारी से नोटों वाली किताबें निकाली और अपनी दुकान में ले आए। दुकान की हजारों किताबों के बीच वे नोट वाली किताबें खुलेआम रख दी। बाहर से देखकर किसी को शक नहीं होगा। पूरा पहले से सोचा हुआ प्लान मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। पर क्या प्रभात बाबू इतनी लालच में आकर ऐसा करेंगे? जितना मैंने प्रभात बाबू के चरित्र को जाना है, मुझे वो लालची नहीं लगा। ऊपर से अनादि हलदर की मौत से प्रभात को नुकसान होने की संभावना ज्यादा थी। वो जीवित रहकर पौष्यपुत्र बनकर सारा माल पा सकता था। क्या नकदी के लालच में वह अपनी इस संभावना को नष्ट कर देगा? तो क्या पैसा तो गौण था, उसे बड़ा कारण कुछ और था? अनादि हलदर ने शिवली के साथ प्रभात बाबू की शादी तोड़ दी थी, लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध था कि उसे मार देना पड़े? इसका उत्तर मुझे देर से मिला। दयालहरी मजूमदार के घर से लौटते समय अचानक असली बात मेरे दिमाग में खेल गई।
अनादि हल्दर ने ऐसा काम किया कि साधारण निर्दोष व्यक्ति के भी दिमाग में हत्या का विचार बैठ जाए। उसने दया लहरी को 5,000 रुपये रिश्वत देकर खुद शिवली से शादी करने की योजना बनाई। प्रभात बाबू के खून में आग भड़क गई। आग भड़कना असामान्य नहीं था, वो आग उसके खून में पहले से ही मौजूद थी। साथ ही उसके पास बर्फ जैसी ठंडी चालाकी भी थी। यह भी उसने वंशानुगत रूप से पाई थी। उसने अनादि हल्दर को धन के लिए मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बंटुल सरदार को पहले से ही पहचान लिया था। राइफल किराए पर लेना मुश्किल नहीं हुआ। काली पुजोर रात में बूढ़े बकरे की बलि देने की व्यवस्था हो गई। उस रात प्रभात बाबू ने ननीबाला देवी को सिनेमा पहुंचाया और फिर दुकान गए। दुकान रोशनी से सजाई हुई थी। 10:30 बजे फिर निकले। इस बार एक कपड़े का थैला जेब में लिया। दुकान खुली ही रही। गोरखा दरबान दरवाजे पर पहरा दे रहा था। घर के पास आकर प्रभात बाबू ने देखा कि घर के सामने आतिशबाजी हो रही थी। किसी ने उन्हें नहीं देखा। वे नए घर में प्रवेश कर गए। नए घर में बंटुल सरदार राइफल लेकर इंतजार कर रहा था। बंटुल अनादि हल्दर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए इस मामले में उसका उत्साहित होना स्वाभाविक था। छत पर तख्ता डालकर प्रभात बाबू घर में घुसे। छत का दरवाज़ा शायद खुला था। अगर नहीं भी था तो कोई बात नहीं। उन्होंने 2-4 बार दरवाजे को हिलाकर चिटकनी खोल दी। बालकनी पर खड़ा अनादि हल्दर आतिशबाजी देख रहा था। पीछे की आवाज़ सुनकर वह मुड़ा। प्रभात बाबू ने तुरंत गोली चला दी। गोली अनादि हल्दर के शरीर को भेदते हुए सड़क के पार श्रीकांत होटल की खिड़की से अंदर जाकर दीवार में अटक गई। यह हाई वेलोसिटी मिलिट्री राइफल थी। अगर गोली निमाई या निताई को लगती तो वो भी चकनाचूर हो जाते। फिर प्रभात बाबू ने मृतक की कमर से चाबी लेकर अलमारी खोली। नोटों वाली किताबें थैले में भर दी। चाबी फिर वही रखी और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते लौट गए। बंटुल इंतजार कर रहा था। राइफल लेकर अदृश्य हो गया। प्रभात बाबू दुकान लौटकर किताबों को ऊंची एक शेल्फ पर सजा दिए। फिर तय समय पर सिनेमा गए और माँ को साथ लेकर घर लौट आए। गोरखा दरबान जानता था कि प्रभात बाबू उस रात पूरे समय दुकान में नहीं थे। जब मैंने गोरखा की तलाशी की तो पता चला कि वह काम छोड़कर घर चला गया। उस दिन मैं और अजीत प्रभात बाबू की दुकान जा रहे थे। देखा कि बंटुल हमारे आगे जा रहा था। वह प्रभात बाबू की दुकान में घुसने ही वाला था कि पीछे हमें देखकर सीधे चला गया। हम दुकान पहुंचे तो देखा कि प्रभात बाबू को तेज बुखार है। उन्हें लेकर मैं एक ज्ञात डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने प्रभात बाबू की जांच की और परिणाम मुझे गुप्त में बताए। तब और कोई संदेह नहीं रहा। प्रभात बाबू ने अनादि हल्दर को मारा। ये बात मुझे सबसे पहले कोई और समझ गया था। वो था केशदास। सांप की सूंघने की आदत होती है। केशदास जानता था कि अनादि हल्दर की अलमारी में काला पैसा रखा है। इसलिए जब उसने मेरी बात सुनी कि प्रभात बाबू दफ्तरी काम जानते हैं तो उसने तुरंत सारा खेल समझ लिया। वो प्रभात बाबू को शोषित करने लगा। अजीत, तुम्हें याद है ना, एक दिन लगातार 100 रुपये के नोट देखकर हमारी आंखें थक गई थी। रात को होटल में खाते हुए भी चैन नहीं मिला था। वही केशदास ने 100 रुपये के नोट निकाले। उन नोटों में से ज़्यादातर नोट अनादि हल्दर की बंधी किताबों में से आए थे। खैर, पटना जाने से पहले मैंने अनादि हल्दर के मामले को कुछ हद तक भुला दिया। बस विकास दत्त को कह दिया था कि दया लहरी मजूमदार के बारे में खबरें जुटा लाना। पटना से लौटकर देखा तो एक नई स्थिति थी। केशदास की हत्या हो चुकी थी। केशदास प्रभात बाबू को दबाकर पैसा निकाल रहा था। ये लोगों ने सोचा कि उसी ने उसे मारा होगा। तब मैं फिर से आरोपी पकड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सिर्फ अपराधी पकड़ लेना ही काफ़ी नहीं है, पैसे भी वापस चाहिए। पैसे आसानी से बरामद करने के लिए थोड़ी चतुराई अपनानी पड़ी, वरना पूरे दुकान में खंगाल कर नोटों वाली किताबें निकालना मुश्किल होता। हो सकता है प्रभात बाबू खुद तलाशी न देते, पुलिस बुलानी पड़ती। तब मेरा सारा खेल बिखर जाता। इसलिए जब प्रभात बाबू ने दुकान बेचने की बात कही तो ये हमारे लिए बड़ी सहूलियत हो गई। मैंने कहा, हम दुकान खरीद लेंगे। तुरंत विकास को वहाँ नज़र रखने भेज दिया कि प्रभात बाबू दुकान से कुछ तो निकाल रहा है या नहीं। दुकान खरीदने की व्यवस्था पक्की हुई। स्वतंत्रता दिवस की सुबह पर कब्जा लेना था। मुझे पता था कि कब्जा लेने से पहले कहीं न कहीं प्रभात बाबू किताबें हटा लेगा। विकास ने खबर दी कि दिन में उसने कुछ नहीं निकाला। रात को हम दुकान में घुसकर इंतजार करने लगे। नापा ने चाबी बना दी थी। अचानक बाहर से बहुत तेज़ आवाज़
की तरंगे हमारी कानों तक पहुंची। रेडियो का जोर से बजना। हम चौंक कर खिड़की की ओर देखने लगे। बाहर दिन की रोशनी चुभने लगी थी। व्योमकेश उठ बैठा और बोला, पुतीराम। पुतीराम दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ा हुआ। आग जलाने वाली अंगीठी लेकर आओ। मैंने कहा, काफ़ी देर से अंगूठे की बात सुन रहा हूँ, पर वह अंगूठा आखिर क्या है? होम टॉम जैसा होगा? व्योमकेश बोला, हाँ, होम करेंगे। क्या हम इन नोटों को आग में नहीं देंगे? मतलब इन नोटों को जला देंगे। मैं चिल्ला पड़ा, क्या 2 लाख रुपया जला दोगे? हाँ, ये नोट काला पैसा है, अभिशप्त पैसा। इनका कोई हकदार नहीं है। आज के पवित्र दिन पर ये देशमातृ के चरणों में हमारी अर्पण होगी। पर अगर जला दिया तो क्या देशमातृ को कुछ मिलेगा? उससे बेहतर तो यह है कि ये पैसे हमारी नई सरकार को दे दिए जाए। वही बात अजीत, जला देने पर भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर समझो, ये नोट असल में सरकार के हैंड नोट है। अगर हैंड नोट जला दिए गए तो सरकार को उतनी रकम अब लौटानी नहीं पड़ेगी। ये सरकार के लिए लाभ है। और अगर अब इन्हें वापस करने जाओगे तो बड़ा हंगामा खड़ा होगा। सरकार पूछेगी कि ये पैसे कहाँ से आए। फिर कीड़े खोदते ही सांप निकलेंगे। उसकी ज़रूरत क्या? अच्छा यही है, आग में भेंट कर देते हैं। जो भेंट होगी वो देवताओं तक पहुँचेगी। प्रभात बाबू, आप क्या कहते हैं? प्रभात बेहोश सी आंखों से ताकता हुआ बैठा रहा। दुख में खुद को संभालते हुए बोला, मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जो सही समझते हैं वही कीजिए। पुतीराम हाथ में आग जलाई जाने वाली अंगीठी लेकर आया और व्योमकेश के सामने रख दी। व्योमकेश ने उससे कहा, तुम अब जाकर सो जाओ। पुतीराम चला गया। व्योमकेश ने हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर वह किताबों के पन्ने फाड़कर उन्हें आग में डालने लगा। धीमी आवाज़ में बोला, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मैं वहाँ बैठकर अब और सह नहीं सका। उठकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। व्योमकेश मेरा मित्र है, उसे मैं प्यार और इज्जत देता हूँ, पर आज मैंने उसकी एक नई सूरत देखी। जो कुछ उसने किया मैं वह नहीं कर पाता। अपने हाथ से 2 लाख रुपए जला देना मैं कर ही नहीं सकता। स्वाहा स्वाहा। करीब 1 घंटे बाद व्योमकेश और प्रभात मेरे पास आकर खड़े हो गए। सूरज निकल आया था और चारों ओर शुभकामनाओं की ध्वनि थी। पीछे मुड़कर देखा तो अंगूठे के चारों ओर कागज़ जले हुए राख के ढेर पड़े थे, काले पन्नों की काली राख। हम तीनों कुछ देर खिड़की के पास खड़े रहे। पहले प्रभात बोला कांपती आवाज़ में, व्योमकेश बाबू, अगर आप मुझे हत्या के आरोप में सौंप देंगे तो मैं इनकार नहीं करूँगा। व्योमकेश ने उसकी ओर मुड़कर दयालु पिघलती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं दूंगा। हर सभ्य देश में रिवाज है कि पर्व के दिन कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तुम भी आज रिहा हो। हमने कहा था कि हम तुम्हारी दुकान खरीद लेंगे। अगर तुम बेचना चाहो तो हम ले लेंगे, या फिर अगर तुम यहाँ दुकान का आधा हिस्सा हमें बेचकर साझेदार बनना चाहो तो भी कोई आपत्ति नहीं। प्रभात जोर जोर से रो पड़ा। फिर आंखें पोंछते हुए बोला, व्योमकेश बाबू, ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। व्योमकेश शांत स्वर में बोला, हम जिस युग में जी रहे हैं वही तो कल्पना से परे है। क्या किसी ने सोचा था कि हम जिंदा रहते हुए भारत की आज़ादी देखेंगे? लेकिन खैर, वो बात रहने दीजिए। आपको मौत की सज़ा से तो मुक्ति मिल गई, पर पूरी तरह से नहीं। आपको कुछ दंड भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। प्रभात ने कहा, बताइए क्या दंड देंगे आप? मैं सिर झुकाकर स्वीकार कर लूँगा। व्योमकेश बोला, आपको अपनी असली पहचान जाननी होगी। प्रभात चौंक कर बोला, अपनी पहचान? हाँ, व्योमकेश ने कहा, क्या आप जानते हैं आपके पिता कौन थे? प्रभात ने सिर हिलाया, नहीं, माँ से सुना था कि मेरा जन्म अस्पताल में हुआ था, बस इतना ही जानता हूँ। व्योमकेश ने कहा, मैं जानता हूँ, आपके पिता का नाम है अनादि हलदर। प्रभात पर इस खबर का जो असर हुआ उसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि मैं खुद भी हैरान रह गया था। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, व्योमकेश, तुम क्या कह रहे हो? इसका कोई सबूत है?
व्योमकेश बोला, हाँ बिल्कुल है, और सबूत स्वयं प्रभात बाबू के शरीर पर मौजूद है। शरीर पर? हाँ, प्रभात बाबू की कमर पर एक आधुली जैसी लाल गांठ सा निशान है। प्रभात बाबू, क्या आप वो निशान दिखा सकते हैं? मशीन जैसी चुप्पी में प्रभात अपनी कमीज उठाकर दिखाने लगा। दाईं तरफ कपड़े के किनारे के पास वह निशान दिखा। व्योमकेश ने मुझसे कहा, ठीक ऐसा ही मैंने पहले भी कहीं देखा था, याद है तुम्हें शायद? मुझे याद आया, मृत अनादि हल्दर की कमर पर जब चाबी डाली जा रही थी तब व्योमकेश ने वही दिखाया था। फिर भी आश्चर्य दूर नहीं हुआ। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि प्रभात बाबू की कमर पर ये निशान है? जिस दिन मैंने प्रभात बाबू को डॉक्टर तालुकदार के पास ले गया था, मैंने डॉक्टर से उसकी कमर देखने के लिए कहा था, व्योमकेश ने कहा। फिर भी मन में संदेह था। मैंने कहा, पर क्या इसे सबूत कहा जा सकता है? व्योमकेश ने कहा, अगर तुम इसे सबूत नहीं मानते तो न मानो, पर यह एक तार्किक निष्कर्ष है। लेजिटिमेट इन्फरेंस। अनादि हल्दर अचानक पटना क्यों गया था? दफ्तरी सहायक को पुष्यपुत्र लेने क्यों भेजा? प्रभात बाबू को 5,000 देकर दुकान क्यों दी? सब चीज़ें मिलाकर देखो, संदेह रह ही नहीं सकता। प्रभात धीरे धीरे अपने आप में सिमट कर आराम कुर्सी पर लेट गया। दोनों हाथों से चेहरा छिपा लिया और देर तक वहीं पड़ा रहा। मैं सोचने लगा, सब कुछ बिल्कुल मिलकर ठीक बैठ रहा है। अनादि हल्दर जानता था कि प्रभात उसका बेटा है। ननी बाला ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। काला बाजार में जब उसने खूब पैसा कमाया तो गुप्त ढंग से अपने पुत्र से मिलने गया। जब उसने देखा कि लड़का दफ्तरी काम कर लेता है तो शायद उसे ये विचार आया कि नोटों को किताबों में बांध कर रखा जाए। बेटे को बेटा कहकर कबूल करने की अपेक्षा दत्तक पुत्र बनाना अनादि हल्दर की चालाकी के अनुकूल लगा। अगर उसकी उग्र प्रवृत्ति ने हस्तक्षेप करके सब कुछ बर्बाद न कर दिया होता तो प्रभात के जन्म का रहस्य संभवतः सदा के लिए अज्ञात रह जाता। प्रभात मरे हुए जैसा चेहरा लेकर उठ बैठा, टूटा हुए स्वर में बोला, व्योमकेश बाबू, इस जिंदगी से बेहतर होता कि आप मुझे फांसी दे देते। इस खून के कलंक से तो वो कहीं बेहतर था। व्योमकेश ने उसकी टांग पर हाथ रखा और दृढ़ आवाज में कहा, हिम्मत करो प्रभात बाबू, किसके पास खून का कलंक नहीं है? याद रखो कि इंसान के शरीर में जानवर का खून भी है। लंबी तपस्या के बाद इंसान ने अपनी पाशविक प्रवृत्ति को कुछ हद तक काबू किया, सभ्य हुआ, शिष्ट हुआ, मानव बना। कोशिश करने पर खून के प्रभाव पर काबू पाना असंभव काम नहीं है। अतीत को भूल जाओ, अतीत के बंधन टूट चुके हैं। आज तुम नए भारत के नए आदमी हो। भीतर और बाहर दोनों तरफ तुम स्वतंत्र हो। प्रभात ने बरबस हाथ बढ़ाकर व्योमकेश के चरण स्पर्श किए और कहा, आशीर्वाद दीजिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।